वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज अपन ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेट के अंदर ऑलवेज एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है ना, EMW का। और IIT के लिए तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसका कंसेप्ट वर्क करता है, वेव ऑप्टिक्स में भी वर्क करता है। तो इसमें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द IIT जी टॉपिक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिसको अपन बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकली जो आज के टाइम पर जो भी मोबाइल चल रही है, हमारे जो भी कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, वो सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चल रहे हैं। चाहे हमारा नेट हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें जो हमारी चल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, है ना, जो भी चीज़ आपको दुनिया में ऑटोमेटिक होती हुई दिखती हैं, ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ ऑटोमेटिक दिखती है, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसेप्ट पर बेस्ड होती हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो अपन वही चालू कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन बेसिकली पुराने टाइम पर, या बेसिकली बोलूँ एट द टाइम ऑफ न्यूटन के टाइम पर अपन इसको लाइट कंसिडर कर रहे थे। लाइट, जस्ट लाइट, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ हम लाइट के बारे में जानते थे। मैं लाइट बोलूँ या सनलाइट बोलूँ, अपन लोग ओनली नो डैट अबाउट सेंचुरी 1500 टू 1600 सेंचुरी तक हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ सनलाइट के बारे में जानते थे। सनलाइट से ही पता था कि हमारे को इससे एक तो कहीं ना कहीं रोशनी मिल रही है देखने के लिए, और साथ साथ में हीट मिल रही है। यही हमारे को पता था कि सनलाइट से हमारे को सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं। पर आज हमारे को पता है, जिसको हम लाइट कंसिडर कर रहे थे, तो वही सन सेंचुरी 18th सेंचुरी आते आते हमने इसका मॉडर्न नेम रख दिया। मॉडर्न नेम, सनलाइट का ही नया नाम अगर हम बोलें एज ए कॉमनली, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रख दिया अपन ने नेम। शॉर्ट में मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। तो मॉडर्न नेम EMW था। सबसे पहले किसने प्रेडिक्ट करा? तो एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट से बहुत नाइसली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस दिए कई चीज़ों के, तो वो थे मैक्सवेल। उन्होंने फर्स्टली इन 1865 उन्होंने अपनी जो भी थ्योरी है, जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल के बारे में, उन्होंने हमारे को थ्योरेटिकली प्रूव डेट करा, थ्योरेटिकली एग्जिस्टेंस बताया उन्होंने कि EMW एग्जिस्ट करती है, बट थ्योरेटिकली बताया, थ्योरेटिकली एग्जिस्टेंस बताया कि EMW लाई करती है। और उसके लगभग आफ्टर 22 ईयर्स एक जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा है फ्रीक्वेंसी के यूनिट की फॉर्म में, हर्ट्ज साइंटिस्ट, उन्होंने प्रैक्टिकली 1887 में कंफर्म कर दिया बाय डेवलपिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए लैब। तो पहली बार कंफर्म हुआ कि हमारे पास कि EMW एग्जिस्ट करती है। और इसी रिस्पेक्ट में इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन ने हर्ट्ज की ऐसा यूनिट रख दी फ्रीक्वेंसी की। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या हुआ अपने पास। अब इनके बारे में चालू कर रहा हूँ पढ़ाना बेटा, है ना। ठीक बेटा, है ना, चालू कर रहा हूँ। तो अपन सबसे पहले इसका प्रोड्यूस किस तरह से होती है वो देख रहे हैं अपन लोग। मीन्स जिसको हम सिर्फ लाइट बोल रहे थे, उसका ही मॉडर्न नेम हमने क्या रखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब आज के टाइम पर जब हम 12th क्लास में आ गए हैं, तो ये याद रहे कि लाइट ही एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक, अब कंसीडर करना चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन EMW को ही समझ रहे हैं, EMW है क्या एक्चुअल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, उससे पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक डायग्राम कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, डायग्राम शायद यहाँ पे अच्छा ना बने, तो पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, है ना। उसको भी स्टार्ट करने से पहले फिर एक और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है। तो इसका मतलब होगा क्या अपने साथ कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर कहीं पर है, तो वो ओनली शो मैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स अगर बोला जाए कि अगर रेस्ट चार्ज अगर कहीं पर है, देन इट्स गिव ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। वो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स शो करेगा,
है ना, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कि अगर रेस्ट चार्ज है तो ओनली शो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ठीक, मैंने धीरे धीरे जब उनको पता लगा, फिर अगर अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था, तो आपको पता होगा QVB मूवमेंट कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो चार्ज था, चार्ज मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मीन्स एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो उस समय वो क्या शो कर रहा था, हमारे को क्या शो कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स शो कर रहा था वो उस समय, या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बता रहा था। तो मैग्नेटिक फोर्स था, पर वो वाला फोर्स भी कैसा था, स्टैटिक, क्योंकि फिक्स था QVB। तो इसका मतलब मोटे तौर पर ये भी बोल सकता हूँ कि वो मैग्नेटिक फोर्स को बता रहा था, पर वो फोर्स भी कैसा था, स्टैटिक। जस्ट लाइक इसके अंदर भी जो फोर्स था वो भी स्टैटिक था, क्योंकि चार्जेस इन रेस्ट। तो व्हेन चार्जेस इन रेस्ट वी ओनली शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट करता है। अगर चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देन वी शो मैग्नेटिक फोर्स। जो फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं अपन लोग, है ना बेटा, AC भी पढ़ लिया अपन लोगों ने। थर्ड देख रहे हैं, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, तो अगर वो चार्ज एक्सेलरेटेड हो गया, देन इट शो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। और आपको पता होगा कि चाहे मेरी बॉडी ही क्यों ना हो, मेरे जो पार्टिकल्स हैं लगातार एक्सेलरेट कर रहे हैं, ब्लड ऊपर नीचे लगातार फ्लो कर रहा है, तो मेरी बॉडी में से EMW निकल रही है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन इंफ्रारेड बोलेंगे। तो मेरी बॉडी में से भी EMW निकल रही हैं। तो इसका मतलब है अगर चार्जेस एक्सेलरेटेड हो गया, देन इज प्रोड्यूस EMW। ठीक, अब चालू कर रहा हूँ EMW। तो पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, फिर उसका डायग्राम्स जो है उससे उस डेफिनेशन को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। तो इससे ये तो पता लग गई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, और आपको पता होगा प्रैक्टिकली हर चीज़ एक्सेलरेटेड है ना। तो ठीक, तो मैं चालू कर रहा हूँ EMW की डेफिनेशन देना। इट इज रेडिएटेड बाई मीन्स कौन रेडिएट करता है, बाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E and time varying magnetic field B, which are oscillating perpendicular to each other and as well as perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves। मीन्स जिस डायरेक्शन में EMW चल रही होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लगातार टाइम वेयरिंग होते हैं, और मैंने दैट इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन, जो अपन ने AC में देखा है। तो वैसे ही वो प्रोपोगेट करती है, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना।
राइट, ड्रॉ द डायग्राम कि सपोज करें EMW मूविंग इन x डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड y डायरेक्शन। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशंस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब EMW चलती है तो उसके अंदर टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये रिप्रेजेंट करी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएशन को शो कर रखा है। तो जब मैंने ये बोला कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इट मीन्स इसको कुछ ऐसे शो कर दूं, कुछ हद तक कोशिश कर रहा हूं इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं शो कर रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन शो कर रहा हूं। वाइब्रेशन बोलूं या ऑसिलेशन बोलूं तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। ठीक, तो मैंने आपको यही तो लिखाया है। सबसे पहले तो मैंने लिखा जो भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो जो फ्रिक्शन है वो भी एक्सेलरेटेड ही है, तो पार्टिकल जब भी करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रहेंगे जो परपेंडिकुलर रहेंगे, और प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में EMW कर रही होगी उसके भी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और एक छोटी सी बात जो अपन छोटी क्लास से जानते हैं, वेव्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वेव्स ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब EMW तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है कोई स्ट्रेट लाइन में, उसने कंपोज कर रखे हैं, कंसिस्ट कर रखे हैं अपने साथ ये वैल्यूज। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर एक एरोप्लेन उड़ रहा हो और उसके अंदर एक लाइट जल रही हो ब्लू कलर की ऐसे, और एक लाइट जल रही हो रेड कलर की, और अगर एरोप्लेन जा रहा है तो क्या आप ये बोलेंगे क्या कि लाइटें जा रही हैं? नहीं बोलेंगे ना, आप ये बोलेंगे कि एरोप्लेन जा रहा है, हाँ उसके अंदर लाइटें जल रही हैं। एक जैसे कि ये लाइट हो गई ब्लू लाइट और ये वाली लाइट हो गई रेड लाइट। तो इस तरह से इसके अंदर टाइम वियरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाइम वियरिंग ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज कैसी मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। आई होप समझे होंगे, है ना। और दैट इज द नेसेसरी कंडीशन कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होना चाहिए। तो कोशिश करिए बेटा डायग्राम बनाकर। ठीक, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, ठीक, तो ये थी इसकी डेफिनेशन EMW की। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, और प्रॉपर्टीज़ में ही फॉर्मूलेस आने वाले हैं जो हमारे IIT और नेट में काम आएंगे, बोर्ड में काम आएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू देख रहे हैं अपन। ठीक, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ EMW, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल सिंपल है। It is transversal in nature, it is transversal in nature, है ना। तो ट्रांसवर्सल क्योंकि इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, सो इट इज कॉल्ड, इट इज ट्रांसवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट करने के लिए इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि जैसे लाइट है, अगर मीडियम की मैंने, इट मीन्स इट कैन मूव इन ए वैक्यूम, इट मीन्स इट कैन मूव इन वैक्यूम। और यही कारण है कि हम लोग जो भी स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, उनको हम देख पाते हैं क्योंकि ये भी लाइट ही जा रही है और लाइट ही वापस आ रही है, पर हम साउंड नहीं सुन पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, बिग बैंग थ्योरियाँ हो रही हैं, बहुत सारे ब्लास्टिंग हो रहे हैं स्टार्स के, पर हमारे को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, पर EMW को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो। थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा दिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अपन लोग, है ना, यहाँ तक समझ तो रहे ना बात को? ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑस्किलेटेड
इन सेम फेज में ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको पता होगा जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो ये कुछ डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, एक डायग्राम कुछ ऐसे लिया था, रिमेंबर भी थोड़ी देर पहले लिया था। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। अगर कोई एक साथ अप एंड डाउन कर रहा हो, एक साथ ये भी जीरो पर है, ये भी जीरो पर है, फिर ये मैक्सिमम हुआ तो ये भी मैक्सिमम हुआ, इट इज कॉल्ड सेम फेज, है ना। और आई थिंक ये बात अपन बहुत अच्छे से समझ गए थे एसी के टॉपिक में भी, है ना, और साउंड के टॉपिक्स में भी देखा है अपन 11th के। तो सेम फेज का मतलब है एक साथ ऊपर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यहीं पे, एक प्रॉपर्टी तो यहीं ले लेता हूँ। द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, चलो इसको ना लेकर कुछ और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ पहले। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E is give optical effect on our retina। समझा रहा हूँ। So it is also called light vector। तो ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। व्हाट इज लाइट वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ। तो लाइट वेक्टर है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही को ही लाइट वेक्टर बोला जाता है, जो पोलराइजेशन में भी इसका यूज होता है वर्ड का। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पर जो इमेजेस बन रही हैं, जैसे कि आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो मेरे को आप पूरा नहीं देख पा रहे, क्योंकि मेरे जो डायग्राम बन रहे हैं, जैसे इस कैमरे के डायग्राम्स जो भी बन रहे हैं मेरी आइज पर, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर से बन ही नहीं रहे डायग्राम्स। तो इसका मतलब मैं कोई भी चीज़ को क्लियर नहीं देख रहा ना, क्योंकि आ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रही है, पर जो डायग्राम बन रहे हैं मेरे रेटिना पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही बन रहे हैं, जिससे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, एक बड़ा टी होता है और एक छोटा टी होता है। जब क्रॉसिंग होती है तो सारे टी बड़े होते हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। इसका मतलब है डोमिनेंट कौन से करा था, उसके अंदर टॉल टी ने करा था, है ना, बड़े बड़े ट्रीज ने जो थे उनका ही इम्पैक्ट नजर आया था, माने डेट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और जो छोटे की प्रॉपर्टी थी, छोटे टीज की, है ना, स्मॉल टी की, उसकी प्रॉपर्टी रिसेसिव थी, छुपी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही हमारी आईज पर जो भी डायग्राम बनते हैं, मीन्स डेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इफेक्ट बोलें ऑन रेटिना, इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हमारी इमेजेस बनती है। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं, है ना। तो पहले सिंपल ले लेता हूं, फिर सारे फॉर्मूले से एक साथ ले लेंगे अपन। ठीक, 6th प्रॉपर्टी, it move with speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करती है ना, इन वैक्यूम, और स्पेस वर्ड यूज़ कर दूं और एयर वर्ड यूज़ कर लूं, सब में ही इट्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला दिया गया जो अपन को रिमेंबर रहना चाहिए, अलग अलग टॉपिकों में काम में आया। तो इसका मतलब है ये इसका फॉर्मूला था। जब इसको सॉल्व करा गया, आप जानते हैं इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमेबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इसको परमिटिविटी बोलते हैं। जब इसकी वैल्यूज रखी गई तो आंसर आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं ये एयर के लिए फॉर्मूला था। अगर मैं इन एनी अदर मीडियम ले लूँ, इन एनी अदर मीडियम अगर इसको कंसिडर कर लें अपन लोग, तो Cm लिख दूँ, तो उस समय हमारे को फॉर्मूला क्या लिखना पड़ता, 1/μ और एप्सिलॉन लिखना होता। आई होप यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। फिर इसके आगे लिखता तो आपको पता है इसको μ0 μ1 लिख सकता था, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ। और इस वाली टर्म को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख सकते थे अपन लोग, है ना।
तो मैं 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट को अगेन मैं सी लिख सकता हूँ ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस फॉर मीडियम C/√μr एंड एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता फॉर मीडियम। ठीक, एक रे ऑप्टिक्स में भी आप फॉर्मूला जानते हैं, वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो क्योंकि कई बार तो यही क्वेश्चन नेट में आ गया कौन कौन से फॉर्मूलेस करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। और एक आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखा है, रे ऑप्टिक्स मीन्स 10th में भी पढ़ रखा है। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने स्पीड इन मीडियम में लाइट क्या पढ़ रखी है आप लोगों ने, जो भी स्पीड इन एयर होती है उसमें अपन n का डिवाइड कर देते हैं। आई होप यू रिमेंबर वेरी परफेक्टली, वेयर n का मतलब यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि cm की वैल्यू वहाँ पर हम क्या करते थे, जो एयर की थी उसमें जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता था, जैसे कि वाटर का होता है 1.33 या ग्लास की बात करें तो 1.5, तो वो वैल्यू रख के कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन 10th में भी कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ने ही वाले हैं आगे अपन लोग। ठीक, आई होप नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ठीक, तो ये थी इसकी स्पीड। फिर अपन से क्या बोला गया है ना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ में ही सारे फॉर्मूलेस आ जाएंगे आपके। पूरा ही डीपली समझा रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी जो भी सब चीज़ आने वाली है। तो इसको नेक्स्ट देखें अपन लोग, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ, है ना, पहले कुछ और इक्वेशन लिखा देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ EMW इज गिवन बाई, कैसे गिवन करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर दो इक्वेशनों के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे साउंड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं SHM में देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर b इक्वल्स टू B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। इससे अपन वैल्यूज़ देंगे। ठीक, दोनों के अंदर जो ये वाला हिस्सा होता है ये ही वेव को बताता है। ये वाइब्रेशन किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन को। जैसे कि वो साउंड वेव के अंदर जो इस तरह की वेव्स चलती थी, वो साउंड वेव तो स्ट्रेट लाइन ही थी, जो इस तरह के जो जंपिंग थी वो पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन बनी गई थी, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए इक्वेशन बनाई गई थी। वहाँ पर भी तो इक्वेशन देखी थी। तो इसका मतलब है हियर बात करूँ अब, क्योंकि सभी परपेंडिकुलर है, इसमें आपको दिख रहा है, जिसके यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज करो ये J कैप में चल रहा है और ये K कैप में चल रहा है ना, कि परपेंडिकुलर। तो वेव का कैसे पता लगाएंगे, kx माइनस ओमेगा टी शो EMW हियर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये अपन साउंड वेव में देख चुके हैं। हियर नेगेटिव साइन शो EMW मूव इन प्लस x डायरेक्शन, है ना। आई होप इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से। ठीक, तो ये चल रहा था x डायरेक्शन में, इसका वाइब्रेशन मैंने J में दे रखा है, इसका वाइब्रेशन K में दे रखा है। फिर न्यूमेरिकल्स तो करेंगे जिसमें चीज़ चेंज होगी। द डायरेक्शन, है ना, यहीं पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ EMW, द डायरेक्शन ऑफ EMW, डायरेक्शन ऑफ EMW is given by इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ E क्रॉस B से देते हैं अपन। तो अगर कई बार आपको इससे रिमेंबर, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं नेट लेवल पर, तो देखो इसका वाइब्रेशन मैंने J कैप में दे रखा है, इसका वाइब्रेशन K कैप में दे रखा है। तो आप खुद ही सोचें इसका आंसर क्या आता हमारे पास। तो आप लोगों ने सबने वेक्टर्स देख रखी है, अगर ये I है, J है और ये K है, और जब अपन ऐसे चलते हैं तो J इंटू K, जब मैं ऐसे मूवमेंट लूँगा तो मेरा एरो इधर ही तो आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा I। तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर कितना आता, I आता नहीं आता, तो समझे होंगे बेटा। तो दैट इज़ द इक्वेशन विच इज़ गिवन फॉर EMW, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से दी जाती है। और यहाँ पर आपको पता होगा इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आई नो डैट। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा, है ना। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन निकल कर आ गया इन एम्पलीट्यूड के अंदर। तो वही अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं,
the ratio of amplitude of electric field vector and magnetic field vector is constant and equals to speed of light के बराबर होते हैं। तो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं इसका यूज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है बेटा। तो इसका मतलब है ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, सी का मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से ही है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक इक्वेशन हमारे को ये दी गई बेटा, ठीक, माने एक प्रॉपर्टी ये दी गई, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी जो थोड़ी सिंपल सी पहले वो लेकर भी एंड कर देता हूं। तो इसका मतलब 9 प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इट शो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, है ना। ये दोनों प्रॉपर्टीज होती किसकी हैं, मैं एक बार यहीं पे लिख देता हूं। ये दोनों प्रॉपर्टी ये बताते हैं पार्टिकल नेचर को, कोमा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बताती है वेव नेचर को। सो EMW आर ड्यूअल नेचर, और ड्यूअल नेचर का मतलब आई थिंक यू आप परफेक्टली जानते हैं कि जो वेव नेचर को बताए और जो पार्टिकल नेचर को भी बताए। तो जहाँ अपन लोगों ने न्यूटन्स के लॉ पढ़ रखे हैं 10th में, आगे रे ऑप्टिक्स में देखेंगे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये बताते हैं पार्टिकल नेचर को। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर मैं बॉल इज़ ए पार्टिकल दीवार पे मारता हूँ, वापस मेरे हाथ में आती है, तो ये रिफ्लेक्शन ही तो हुआ। तो आपने देखा मिरर के सामने हम जब खड़े होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, माने लाइट जाती है पुराने के हिसाब से और टकरा कर वापस आती है। तो वो कौन सा नेचर हो गया, एक तरह से रिफ्लेक्शन हो गया। फिर आपने देखा होगा अगर अपन रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ते थे अपन लोग, जब हम कोई पैन पानी के अंदर डालते हैं तो थोड़ा टेढ़ा नजर आता है, बैंड हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। तो वो मेरे साथ भी तो होगा ना, मैं भी एक पार्टिकल हूँ। सपोज करो मैं रोड पे चल रहा था, अचानक पानी आ गया, तो आप खुद सोच सकते हैं मीडियम पानी का आ गया तो कहीं ना कहीं मेरी स्पीड भी डिक्रीज होगी और कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्शन भी थोड़ी देर शिफ्ट हो जाएगी। वही यहाँ पर हो रहा था। इसका मतलब पार्टिकल नेचर को बता रहा था। फिर 12th में बहुत अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये वेव नेचर थे जो हमारे को दिख नहीं रहे थे हमारी नेकेड आई से, इसलिए वेव नेचर के लाए ये बाकी की 3 प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज जो है वो पार्टिकल नेचर की है, तो इनको शो करते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ EMW है तो लाइट ही। पुराने ज़माने में जो बोलते थे वो लाइट बोलते थे, मॉडर्न ज़माने में उसको EMW बोलते हैं अपन। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, है ना। अब सभी में फॉर्मूलेस आने वाले हैं, पर उससे पहले एक सिंपल सी नहीं, चलो अब ले रहा हूँ फॉर्मूलेस वाले पहले ले रहा हूँ, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मैं, इट, है ना, जो थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम one place to another place its energy is equally shared by electric and मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये एनर्जी लेकर मूव करते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं अभी स्पीच कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, तो डैट इज़ ऑल्सो साउंड एनर्जी।
जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है, तो वो भी EMW के थ्रू ही पहुंच रही है। तो इसका मतलब है ये एनर्जी को कैरी करता है, पर जो ये मेरी एनर्जी लेकर जा रहा है वो इक्वली शेयर्ड है। मीन्स जो भी एनर्जी जा रही है मेरी टोटल एनर्जी, वो आधा पार्ट ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ने, आधा पार्ट ले रखा है मैग्नेटिक फील्ड वाले ने, दोनों ऐसे चल रहे हैं मेरी एनर्जी को लेकर। ये लिखा हुआ है इक्वली शेयर्ड। बस बाकी तो अपन अब फॉर्मूला लिखने वाले हैं, है ना। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW is equals to the sum of इलेक्ट्रिक, है ना। इसको पूरा ना लिखकर इसको वर्ड में ही लिख देता हूँ, क्योंकि 3-4 फॉर्मूले से एक साथ आएंगे, इसलिए द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EMW इज गिवन बाई। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरेज एनर्जी डेंसिटी इसकी। तो इसकी जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मतलब जानते हो पर वॉल्यूम जो लेते हैं अपन लोग, तो वो एनर्जी हो गई अपने पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS। क्यों लिया गया है वो बता रहा हूँ। वैसे 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर RMS, ये वैल्यू कहलाई इसकी U एवरेज की, है ना। मीन्स जो एनर्जी डेंसिटी, और आप लोगों ने ये दोनों एनर्जी पढ़ी हैं पर वो स्टैटिक फॉर्म में पढ़ी है। मीन्स अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था फॉर्मूला एनर्जी का, UE एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पढ़ा था ना। एंड स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा था, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें भी अपन ने फॉर्मूला देखा था UB की वैल्यू हाफ B स्क्वायर और अपॉन में म्यू नॉट। ये फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, पर वहाँ पर दोनों चीज़ें स्टैटिक थी, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक थी, इलेक्ट्रोफील्ड स्टैटिक थी, इसलिए सिर्फ E और B आ रहा था क्योंकि उनकी वैल्यू कांस्टेंट थी वहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे थे लगातार टाइम वेयरिंग है। और अपन अभी इससे पहले चैप्टर में अपन ने अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ा है, तो वहाँ पर अपन को कौन सी वैल्यू लेनी पड़ रही थी, RMS वैल्यू लेनी पड़ रही थी ना, क्योंकि जिगजैग फॉर्म में चल रहे हैं ऐसे। तो इसकी भी RMS वैल्यू, इसकी भी RMS वैल्यू, क्योंकि टाइम वेयरिंग है इसलिए अपन को RMS वैल्यू लेनी पड़ी। आई होप समझ गए होंगे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा था इक्वली शेयर्ड है, कैसे हैं, इक्वली शेयर्ड है, तो मैं यूँ लिख सकता था कि जो UE है इज इक्वल्स टू UB, लिख सकता हूँ ना ये बेटा हियर। तो ये चीज़ बराबर है। आई थिंक पहले यहाँ तक नोट डाउन करें जिससे मैं नेक्स्ट लिख सकूँ बेटा मैं, है ना। ठीक, रब कर रहा हूँ। ये तो स्टैटिक का था, पर RMS आने की वजह से मेरे को ऐसा लिखना पड़ा। ठीक, तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूँ ना। प्रॉपर्टीज तो चली रही हैं। ठीक, तो मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। सो इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटर्न एज। ठीक, कैसे रिटर्न कर सकता हूँ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिख सकता क्या। U एवरेज को UE प्लस UE लिख सकता हूँ, मीन्स 2UE। तो कहीं ना कहीं ये 2 से 2 कैंसल्ड होगा, है ना। चाहते हैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ERMS U एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझे होंगे। यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ बुक्सों से अपन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट जो एक फॉर्मूलेस लिखे होते हैं उसमें कई बार डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले नहीं लिखे जाते। वैसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था UB प्लस UB, मीन्स ये भी 2 हो जाता हमारे पास 2UB, और फिर मैं वापस से इसकी वैल्यू रख देता 1/2 म्यू नॉट B RMS स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर वैल्यू आ जाती B RMS स्क्वायर बाई म्यू नॉट।
समझ रहे होंगे ना कि ऐसे लिखा जा सकता है, बट इट इज़ नॉट बी नॉर्मली न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए बना रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग पर जो रेटिना पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से देख रहे हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का केवल एक ही पार्ट ही तो हम देख पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। इसलिए जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं नॉर्मली इस वाले कंसेप्ट पर रहते हैं, इस वाले पर। आई होप समझे होंगे आप लोग। कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक। फिर एक थोड़ा सा हल्का सा और कन्वर्ट कर रहा हूँ मैंने समझाने के लिए। वी नो डैट आरएमएस वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई आरएमएस को क्या बोल रहे थे भी इससे पहले वाले अल्टरनेटिंग चैप्टर में, पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड अपॉन √2 लिख सकता हूँ, है ना, डैट इज द रिलेशन। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड का बी आरएमएस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, B0/√2, जो हम जानते हैं, है ना। ये एक तरह से मैंने इक्वेशन नंबर 4th और ये 5th कंसीडर कर ली, पर ये हमारे किसी काम की थी नहीं थी, नॉर्मली यही काम आ रही थी हमारी। तो इसका मतलब है द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 4th रिटन एज, कैसे रिटर्न कर सकता हूँ, तो जो वैल्यू मेरे को दे रखी है इसी के अंदर अगर ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो कहीं ना कहीं ये यू एवरेज की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी ना, ठीक। और इसको नहीं बता रहा, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली ऑलवेज वही वर्क करता है इसलिए लिखाया। और इतना जाने की भी जरूरत नहीं है, हम जब यही याद रख लेंगे कि दोनों बराबर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम, या फिर डायरेक्ट ही याद रख लें, है ना। और नॉर्मली ई आरएमएस वैल्यू नहीं दी जाएगी, ऑलवेज न्यूमेरिकल में हमारे को एम्पलीट्यूड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये वैल्यू रख कर सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को। आई होप समझे होंगे। तो ये एवरेज एनर्जी निकाली जो पर यूनिट वॉल्यूम थी, इसलिए अपन ने, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम ही निकाल सकते थे अपन, 3D में चलती हैं रेज, सभी डायरेक्शन में चलती हैं ना, जैसे सनलाइट की रोशनी सब जगह से आती है, इसलिए पर वॉल्यूम निकाली गई, ठीक। तो ये सम किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का सम थी, पर दोनों में इक्वल शेयर हो रही थी, इसका मतलब इन दोनों को बराबर बराबर लिख सकते थे, इसलिए लिखा अपन लोगों ने। कर लिया होगा बेटा नोट डाउन आपने, ठीक। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक। दब कर रहा हूं। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो काउंटिंग इधर उधर हो सकती है। नेक्स्ट अपन इंटेंसिटी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी, जिसके फॉर्मूले को चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा बाद में, है ना। तो अपन ने एनर्जी देख ली। अब आपको पता होगा जैसे एक 5 वॉट का बल्ब है मेरे पास और एक 100 वॉट का बल्ब है, दोनों से ही EMW वेव्स निकल रही हैं, EMW निकल लाइट रही है, पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ EMW। पर आपको पता होगा जो 5 वॉट का बल्ब की रोशनी होगी, मैंने इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, और 100 वॉट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो वही इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा गया वो समझ रहे हैं अपन, है ना बात को। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंटेंसिटी की डेफिनेशन से दिया गया, यूनिट एंड डायमेंशन से हम जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, और पावर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम, है ना। तो वही डेफिनेशन अपन यहाँ पर लिख रहे हैं पहले, द एनर्जी प्रोपोगेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EMW वेव्स की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर जो पर यूनिट एरिया में मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर अपन लोगों ने इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको समझाने के लिए, फॉर्मूले को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल और कुछ चीज़ ले रहा हूँ जिसे आप समझ सकें। लेट EMW इज मूविंग in plus x direction and it cover distance c del t
इन टाइम डेल टी। इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। कंसीडर अ सिलेंडर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ EMW ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डायग्राम भी फिर मैं इधर ही ड्राइव कर दूंगा फॉर्मूले को, इसलिए यहाँ पर बना देता हूँ। देखो ये EMW जा रही है, प्रोपोगेट कर रही है, लगातार चलती जा रही है एक्स एक्सिस के अंदर। तो अपन ने मीन्स मैक्सवेल ने और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करे, तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया कवर कर लिया मैंने कि यहाँ से लाइट ने यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन आ रहे होंगे। तो ये सी डेल टी डिस्टेंस कवर करी और ये हो गया एरिया। ठीक, इसमें चल क्या रही है? एनर्जी। एनर्जी यहीं कहीं लिखा है, द एनर्जी प्रोपोगेट, है ना, एनर्जी जो परपेंडिकुलर ली गई है। तो इसका मतलब था कि अगर मेरे को इंटेंसिटी निकालनी थी तो पहले तो मैं निकालूं यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी रही होगी। टोटल एनर्जी इन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितनी एनर्जी रही होगी। तो अगर वो मेरे को निकालना हो टोटल एनर्जी इन द सिलेंडर, तो जो एवरेज है इनटू वॉल्यूम कर दूं, इतनी एनर्जी रही होगी ना, जो मैंने एक इमेजिन करा है। तो ये एनर्जी तो हमारे पास क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ERMS, है ना, अपने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। और वॉल्यूम की बात करूं, टोटल एनर्जी को TE से ही दे देता हूं। ठीक, टोटल एनर्जी। वॉल्यूम की बात करूं तो यहां पर वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एरिया इंटू C डेल टी कर दूं, ये टोटल एनर्जी रही होगी। आई होप समझे होंगे यहाँ तक। बस अब हम 11th क्लास का फॉर्मूला अप्लाइड करने वाला हूं, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन करें यहाँ तक, है ना। ठीक ठीक, है ना। तो डेफिनेशन को ही रब कर रहा हूं। ठीक, तो अगर अपन बात करें, वी नो डेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है अपन लोगों ने, जहां इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है पावर इनटू अपॉन एरिया, या इसी को पावर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक, तो यही मैं जो यहाँ पर फॉर्मूला आया, इसी को नोट डाउन यहाँ पर कर देता हूँ। इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। चाहे तो यू एवरेज ही लिख दो, बाद में वैल्यू लिख देंगे। यू एवरेज इंटू AC डेल टी, ये आ गया हमारे पास। टाइम की बात करूँ तो डेल टी है, और एरिया की बात करूँ तो A है। तो A से A और डेल टी से डेल टी क्या हो गया हमारा, कैंसिल्ड हो गया। ठीक, तो जब ये कैंसिल्ड हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, U एवरेज इंटू C। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आप रिमेंबर रखें। डायरेक्ट ही EMW के डायरेक्ट, हाँ थोड़े बहुत टिपिकल जरूर आते हैं, पर जिसमें भी हमको डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर रहे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, है ना। अब नीचे का रब कर रहा हूँ। ठीक, तो ये फॉर्मूला रहा, और क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रहते हैं, तो इसकी एनर्जी अपन लोगों ने क्या लर्न करी थी, एप्सिलॉन नॉट E² RMS इंटू C, डेट इज द इंटेंसिटी फॉर्मूला। ठीक, पर आपको ये भी याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के काम आएंगे, इसलिए। ठीक, खूब समझे होंगे, है ना। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा मैं, है ना। तो ये याद रखें, चाहे ये याद रखें फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। समझाने की कोशिश करी कि जो एनर्जी है वो उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेकर जा रहे हैं ना। वो लेकर माने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज एनर्जी, और लेकर कौन जा रही है, EMW, है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर मैंने फ्रिजेस मंगाए, मेरे घर पे फ्रिज AC ये मंगाए हैं, तो वो तो हो गए एक तरह से एनर्जी। उसको लेकर कौन आ रहा है, कोई ना कोई ट्रक, बस या ट्रेन या एरोप्लेन लेकर आ रहा है, वो हो गया वैसे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट अप्लाइड
द मोमेंटम एंड फोर्स ऑन विच इट फॉल डाउन। मीन्स मोमेंटम अप्लाइड कर रही है तो फोर्स अप्लाइड कर रही है ना, समझना थोड़ा जरूरी है तो समझा रहा हूं। तो देखो, आपको वैसे तो पता नहीं लगता कि EMW या लाइट हमारे ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रही है, पर कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें कि अगर हमको पढ़ने की बात हो तो आप जानते हैं, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसको मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में पेन होना चालू हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम या फोर्स अप्लाइड कर रही है अपनी आंखों पर, जो 1-2 घंटे देखने के बाद इनफ हो जाएगा कि बस बंद करो, नहीं तो आंखों में रेडिशनेस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंपैक्ट नजर आता है EMW का, कि हमारे ऊपर ये फोर्स या मोमेंटम अप्लाइड कर रही है, दोनों कोरिलेटेड है, आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो ये कहीं ना कहीं फोर्स और मोमेंटम अप्लाइड कर रही है, फोर्स अप्लाइड कर रही है मैंने प्रेशर भी अप्लाइड कर रही है, उसका ही फॉर्मूला देखेंगे अपन लोग। ठीक, तो इसी को समझा रहा हूं आगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया मोमेंटम के लिए, है ना, इसका डेरिवेशन इन क्लासेस में नहीं है, जस्ट रिमेंबर रखें। मोमेंटम को P से दे रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला था टोटल एनर्जी अपॉन C, दैट इज द फॉर्मूला। आई होप समझे होंगे। ठीक, अब क्योंकि किसी सरफेस पर गिर रही है, किसी सरफेस पर अगर ये ड्रॉप हो रही है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये लाइट यहाँ से आए और टकरा के वापस चली जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है, और एक कंडीशन जिसको मैं पहले यही ले लेता हूँ, सिर्फ ये, तो ये हो जाता जस्ट आई, वापस रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस। और अगर यही क्या चीज़ हो जाती, अगर ये बॉल आती, ये चीज़ आती तो वापस से ऐसे चली जाती, आती और फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड हो जाती, मीन्स रिफ्लेक्टेड सरफेस ले रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स ले रहा हूँ, तो अपन लोग जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है, माने द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। तो अगर हमारे पास केवल नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस होता और हमारे को फोर्स निकालना होता, तो कहीं ना कहीं हम dp/dt कंसीडर करते केवल फॉर्मूले को, मोमेंटम ऊपर से निकाल चुके हैं। पर अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि अपन लोग 2 से मल्टीप्लाइड करा करते थे जब न्यूटन्स लॉ पढ़े थे अपन लोगों ने, है ना, 2mv लिखा करते थे, बॉल टकरा कर वापिस आई, और कभी इंक्लाइन था तो cos थीटा sin थीटा में 2mv, तो मैंने रिफ्लेक्टेड सरफेस आएगी तो हमको 2 से भी मल्टीप्लाइड करना होगा। पर फर्स्टली रिमेंबर द फॉर्मूला टोटल एनर्जी बाई C, दैट इज द फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का मतलब क्या था, वॉल्यूम इंटू एवरेज, वॉल्यूम इंटू वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी, है ना, वो थी हमारे पास टोटल एनर्जी। न्यूमेरिकल से बात को समझेंगे। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया, करो बेटा नोट डाउन। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन अब। तो इसमें अपन प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं, है ना, तो ये प्रॉपर्टीज अपन ने देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं बेटा अपन, है ना, जो भी है काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, 14, 15 कुछ भी। इट अप्लाइड द pressure on the surface, it is fall down, it is fall down। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। तो एक उन्होंने इसको फॉर्मूला भी दिया, और नहीं तो कुछ नीचे वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइड प्रेशर ऑन सरफेस इट इज फॉलिंग डाउन, जिस पे गिरती है उस पर प्रेशर अप्लाइड करती है, फोर्स है तो प्रेशर है, एरिया तो होगा ही जिस पे ड्रॉप होगी। सो सच प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, ये बोला गया बेटा इस प्रेशर को। तो इस प्रेशर के लिए जो अपन को फॉर्मूला दिया गया, मैंने इसको P से बता रहा हूँ, दैट इज द प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला दिया गया अपन को इंटेंसिटी बाई C,
तो एक पैटर्न तो ये है कि कभी कभार हमारे को इंटेंसिटी दे रखी होती है, जस्ट सी का डिवाइड करें और प्रेशर निकाल दें। और सेकंड मेथड में क्या हो जाता, जस्ट अभी इससे पहले अपन ने फोर्स निकाल रखा था, तो अगर हमने फोर्स वहाँ से निकाल लिया उस मोमेंटम के पैटर्न से, इंटेंसिटी नहीं पता, तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर को फोर्स बाई एरिया से भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको भी ध्यान रखें। ठीक, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन लोग, ठीक है ना बेटा, कर दूं रब? ठीक, तो डेट इज द फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख रहे हैं, इट्स ओबे जो सभी तरह की वेव्स करती हैं, इट्स ओबे सुपरपोजिशन लॉ। तो जैसे हमारी हर वेव सुपरपोजिशन लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन को हर चीज़ में सुपर इम्पोज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से मेरा वीडियो जा रहा है, मेरी साउंड जा रही है, मेरे लिखे हुए टर्म्स जारी हैं, है ना। तो इन सबको कंपोज करके ही भेजा जा रहा है, जिससे कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। तो डैट इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन लॉ, है ना। और बाकी बहुत अच्छे से 11वीं क्लास में समझाई ये बातें। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन समझी अपन ने, जिसमें उनको कुछ फॉर्मूले से याद रखने हैं कि कैसे इक्वेशन दी जाती है वो समझाया, उसकी डायरेक्शन कैसे देती है वो उसका फॉर्मूला लिखा, इंटेंसिटी का लिखा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखा अपन ने ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन देखा जो सी के बराबर होता है, हम लोगों ने सी का फॉर्मूला देखा। तो डेट्स ऑल। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके स्पेक्ट्रम्स देखने वाले हैं और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।